नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो आज यूपी में चुनावी घमासान छठवें चरण में पहुंच गया और छठवें चरण की बात कर ले तो यहां पर पूर्वांचल में लगातार दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी है पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से आज गोरखपुर सदर सीट पर वोटिंग चल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से चुनावी मैदान में हैं। तो अगर बात कर ली जाए तो पूर्वांचल में आज पूरी तरीके से सियासत चरम पर है, और चरम पर भी आखिर क्यों ना हो, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से बात की जाए तो यहां पर बाहुबलियों का लगातार दबदबा रहा है, चुनाव में उनकी दखल रही है। छठा फेज आज चल रहा है चुनाव का, लेकिन ये छठा फेज जो है वो आखिर कितना किसके लिए इसमें क्रेज होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और अगर बात कर ली जाए तो आज कई जगह पर चुनाव चल रहा है, कई बड़े मंत्री नेता हैं, उनकी साख जो है वो दांव पर लगी है। पार क्योंकि इस बार जनता पिछले बार तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर वोट डाला था, उसके कुशासन पर था। इस बार पिछली सरकारों के कुशासन को याद करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने जो गरीबों को अनाज पहुंचाया, पहले यही अनाज गलत नीतियों के चलते सपा बसपा कांग्रेस के गोदामों में सड़ रहा था, गांव का जनता भूखों मर रहा था। अब वो अनाज अगर उनके पहुंचा दिया तो जिसका भगवान बन के अगर मोदी जी ने किया तो मोदी जी योगी ने आज के दिन में सब कुछ किया है। बिना भेदभाव के मकान हैं, बिना भेदभाव के उनके खाते में पैसे हैं, ये सारे कुछ हैं। धारा 370 खत्म किया, मंदिर बनाया। तो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, धर्मवाद और इनके विकासवाद के नाम पर ही वोट पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ है, आपके दावे अलग हैं, समाजवादी पार्टी अपनी अलग दावे कर रहे हैं। किसके दावे को हम? वो तो 2014 से ही दावे कर रहे हैं ना। 2014 में बड़ा दावा था, 2017 में बहुत बड़ा दावा था, 2019 में सपा बसपा एक हो गई, फिर मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, फिर दावा फेल हो गया। फिर 2022 में आप देखिए, हम अपना दल निषाद पार्टी है, बहुत वोट है, जनता सब मोदी के साथ है, वोट पड़ेगा। सब इनके दावे ऐसे फिक्स होते हैं। अच्छा, बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी दावा करते हैं कि निषादों के सन्नप मल्लाह हैं, इधर निषाद पार्टी जो है आप कहते हैं कि निषाद हमारे वोट बैंक है। किसके दावे? जैसे हम तोड़ फोड़ की बात नहीं करते, हमारे यहाँ निषाद राज का किला है। भारतीय जनता पार्टी ने उस इतिहास को पर्यटक स्थल घोषित किया है, उस पर हजारों करोड़ रुपए दिया। निषाद राज राम के गले लगे मूर्ति लगा रही है, मत्स्य मंत्रालय लग किया है। और डॉक्टर संजय अपने समुदाय का वकालत करते हैं मोदी जी योगी के पास। हम संघर्ष करते हैं, हम संघर्षों के नेता हैं, हम उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे पास एक कैडर है, हमारे पास क्राउड की बात नहीं है, हमारे पास कैश वाले नहीं, कैडर वाले लीडर हैं। और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है या अत्याचार होता है निषादों पर, तो निषाद पार्टी और हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। और बिहार में रहने वाले अगर कोई आवाज़ उठाए हों, इनके लिए कदम, कहीं विधानसभा में कभी एक शब्द बोले हों, कभी इन्होंने संघर्ष किया हो, जेल गए हों, तो बताएं, मैं इनके लिए जेल गया हूं, मैं इनके लिए वकालत करता हूं, इनके लिए सही दिशा में इनके आरक्षण के मुद्दे भी हल कराने की सामाजिक न्याय मंत्रालय तक टेबल पहुंचा दिया हूं। तो ये सारा समाज जान रहा है कि कौन क्या है, क्योंकि पहला हमारा समाज बेहोश था, तो कोई भी उसका वोट लूट लेता था। उन्हें होश में ला दिया, अब जोश में ला दिया है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अपना दल निषाद पार्टी के साथ हमारा समुदाय। अच्छा, जिस तरह आप लोग दावे कर रहे हैं, यदि आपके दावे सच होते हैं, सरकार बनती है, तो क्या संजय निषाद उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे? इस तरह की कोई मांग, क्या मांग है? देखिए, हम लोग अपने पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते। जिनकी 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान छीन लिए गए, वो वापस हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी है, जो राजनीति, जो पार्टी, जो कार्यकर्ता, जो राजनीतिक व्यक्ति अपनी हिस्सेदारी नहीं तय करा सकता, वो समाज की हिस्सा कहाँ से दिला सकता है। और रही भारतीय जनता पार्टी, तो एक चाय वाले के बेटे प्रधानमंत्री बना सकती है, तो निषाद के बेटे कुछ भी बना सकती है। आपकी क्या मांगे होंगी? हमारी मांगे प्राथमिकता के आधार पर है कि हमें अंग्रेजों ने, हमारे लोगों ने कभी राम को पार उतारा था और अंग्रेजों और मुगलों को मौत के घाट भी उतारा था। उन्होंने कानून बनाकर उजाड़ा था, तो कानून बनाकर जो अंथा समय इंक्वायरी कमेटी है उसकी रिपोर्ट लागू की जाए। इनके 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान वापस हो, इनके आरक्षण की व्यवस्था इनके दरवाजे पहुंचाया जाए। बस मेरी प्रमुख मांग है। सरकार में निश्चित रूप में सरकार में हम चाहेंगे कि सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से धरातल पर आ रही हैं, जो कुछ उसमें कमियां हैं, जैसे अभी कमियां हैं कि हमारे जैसे लोगों के दरवाजे पर वोटर पर्ची नहीं पहुंची है, तो ऐसे जितने निकम्मे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें हटाया जाए और नए चेहरे लाए जाए और ठीक ठाक कर्मचारियों को रखा जाए, जिससे वो सेवा कर सकते हैं।
थे निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से वो दावा कर रहे थे कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी रण में हैं और साथ ही आज वोटिंग करने पहुंचे थे। तो जिस तरीके से आज चुनावी घमासान पूरी तरीके से छिड़ा हुआ है, आपको बता दें कि पूर्वांचल में आज रण चल रहा है और चुनावी रण चल रहा है। सीधे ले चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां से हमारे संवाददाता गोविंद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? आपसे तस्वीर समझना चाहेंगे हम गोरखपुर की, क्योंकि यहाँ से सदर विधानसभा की जो सीट है वो काफी हॉट सीट है। सीएम योगी यहाँ से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है गोरखपुर में? हम दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हम सदर विधानसभा के एक बूथ पे हैं। इंटर कॉलेज है, यहाँ पे भीड़ हो चुकी है। हालांकि 8 बजे तक मतदान प्रतिशत कम था, लेकिन 9 बजते बजते जो मतदाता है वो घर से निकलकर बाहर आने लगे, मतदान कर रहे हैं, भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं और लगभग 6 बजे मतदान प्रतिशत बढ़ भी सकता है। शहर विधानसभा की बात करें तो शहर विधानसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ मतदाता जो है भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं जी। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर हॉट सीट है गोरखपुर। अगर बात की जाए तो यहाँ पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और अगर समझने की कोशिश की जाए तो गोरखपुर सदर के अलावा जो बाकी सीटें हैं वहाँ के मसले अलग हैं। सीएम योगी के लिए तो राह आसान है, लेकिन क्या गोरखपुर में जिस तरीके से हालात पैदा हुए हैं विकास को लेकर, लोग मुद्दे की बात करते हैं, सीएम योगी की राह तो आसान नजर आ रही है, लेकिन अगर बाकी विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो क्या वहां भी बीजेपी की राह आसान होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे जो 8 सीटें हैं उस पे पूरी तरीके से कांटे की लड़ाई है। वोटर साइलेंट है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। ये जो मतदाता है बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं कि सपा के पक्ष में जा रहे हैं कि बसपा के पक्ष में जा रहे हैं, पूरी तरीके से ये गोपनीय है, कोई बताने वाला भी नहीं है और जो मतदाता है वो भी नहीं बता रहे हैं। तो जो गोरखपुर शहर विधानसभा की सीट की बात करें तो शहर विधानसभा माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ भारी बहुमत से जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जो 8 विधानसभा है उसमें कहीं ना कहीं कांटे की लड़ाई है जी। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर मटका हमेशा से ही धकल रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो इस बार कैसी क्या सियासत देखने को मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तो मत होगा ही होगा, लेकिन अगर बात कर ली जाए तो इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोध में वो खड़ी हैं जिनके पति कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 4 दशकों तक बीजेपी में शामिल रहे, बीजेपी के संगठन मंत्री रहे, कई बड़े बड़े पद पे रहे। उसके बाद उनका जब निधन हुआ तो उनके परिवार ने अपेक्षा का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर अपेक्षा का आरोप लगाया कि बीजेपी जब से उनके पति का निधन हुआ है लगातार अपेक्षा कर रही है। इसके बाद सीधे वो समाजवादी परिवार के सही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और आखिरकार समाजवादी पार्टी ने बड़ा एजेंडा खेलते हुए शुभावती शुक्ला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शहर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बना दिया। तो कुल मिलाजुलाकर कहें सब जो भी सीटें हैं सब पे कांटे की टक्कर है। बात करें कांग्रेस की तो उसने चेतना पांडे को मैदान में उतारा है, बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन को उतारा है, और बात करें आम आदमी पार्टी की तो विजय श्रीवास्तव शहर विधानसभा से चुनाव मैदान में है। वही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा वो जीत का अंतर कितना होता है मुख्यमंत्री का, जो लाखों में व्यय किया जा रहा है जी। लेकिन गोविंद, जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए ये हॉट सीट है और हॉट सीट होने के नाते यहाँ पर संवेदनशील सीट भी इसे घोषित कर दिया गया है, तो किस तरीके की तैयारियां पुलिस प्रशासन ने कर रखी हैं चुनाव के दरमियान? की बात करें पुलिस प्रशासन की, एलआईयू की, एसएसबी की, पैरामिलिट्री फोर्स की, तो सारे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हालांकि जो शहर विधानसभा का सीट है इसको संवेदनशील मानते हुए लगातार जो गतिविधियां उसको बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ अन्य जो फोर्स है वो तैनात है जी। लेकिन गोरखपुर अगर बात कर ली जाए तो जनता आखिर किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से सदर सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दबदबा रहा है, कई बार उन्होंने इस सीट में दखल दिया है। अगर बात कर ली जाए तो वो विधायक नहीं रहे हैं, उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन उनका दखल जरूर रहा है इस सीट पर, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। तो किस तरीके से इस बार जनता किन मुद्दों पर वोटिंग करने जा रही है? क्या आपकी बात हुई है वोटरों से?
हमारे साथ गोविंद कुशवाहा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस तरीके से गोरखपुर सदर सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तो चुनाव लड़े नहीं हैं यहाँ पर कई बार, एक बार भी अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ले, लेकिन उनका दखल हमेशा से ही रहा है इस सीट पर। तो अगर समझने की कोशिश की जाए तो क्या उनकी राह जितनी आसान है, लेकिन क्या लोग मुद्दे से हटकर, विकास के मुद्दे से हटकर, अपनी तमाम जरूरतों के मुद्दे से हटकर, क्या वो सीधे देख रहे हैं कि एक सीएम यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है? क्या आपकी वोटरों से बात हुई है? हमारे साथ कुछ मतदाता, बिल्कुल, आप बात कीजिए उनसे। किन मुद्दों पे आपने वोट किया? तो हमारा विकास तेजी से होगा और काफी राज जो कि पहले 5 साल की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस तरह से जब पूरे हमारे भारत का विकास होगा तब तक वो माफिया राज खत्म नहीं होगा। तो देखिए, विकास के मुद्दे पर जिन्होंने वोट किया है, इनको विकास चाहिए। गोरखपुर का और भी मतदाता है, महिला है, उनसे जानते हैं किस मुद्दों पे उनका वोट गया है और किन मुद्दों पे वो वोट करने हैं। आपने मतदान दे दिया? अभी नहीं। किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? क्या मुद्दे हैं? तो ये है जो मतलब शहर का अच्छा विकास हो और सबका सुनवाई हो, सरकार में सबका बात, सबका सुनवाई हो, सबका विकास हो। किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? क्या कोई मुद्दा है ध्यान में विकास को लेके? मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग अमन शांति से रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो, भाईचारे से रहे, सब महिलाओं लोग के अमन लिए शांति एक से। मुद्दा जरूर रहा है महिला सुरक्षा को लेकर। तो मैं चाहता हूं कि आप महिलाओं से महिला सुरक्षा को लेकर भी बातचीत करें और उनसे समझने की कोशिश की जाए कि जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं। हम लोग सुरक्षित है, हमारे बच्चे हमारे चारों तरफ से देखिए तो अच्छा ही दिख रहा है और आगे भी अच्छा होगा। देखिए, महिलाओं का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो कार्य किए हैं वो काफी सराहनीय है। इन मुद्दों पे भी उनका वोट जाएगा। देखिए, अब हम बूथ पे हैं, इस समय सेंट्रल डिविजन इंटर कॉलेज ये है, शहर विधानसभा का एक बूथ है। यहाँ पे महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, महिलाएं भी काफी तादाद में यहाँ मतदान करने आ रही हैं और लोगों का एक ही मुद्दा है, गोरखपुर शहर का विकास हो। महिलाएं जो है अपने सुरक्षा को लेकर मतदान कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प है 2022 का। जी, कई बार सांसद रहा है और लगातार अगर सांसद रहे हैं तो, और अब वो मुख्यमंत्री भी हैं और 4 बार सांसद रहे हैं, तो कम से कम शहर का विकास तो बिल्कुल चरम पर होगा। लेकिन जिस तरीके से लोग अभी भी विकास की बातें करते नजर आ रहे हैं गोरखपुर से, गोविंद, जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर सीट है और सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से भीम आर्मी के चीफ और यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधे तौर पर लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो भी पूरी तरीके से दमखम और ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी अवहेलना का आरोप लगाया है, अपने साथ बेरुखी का आरोप लगाया है बीजेपी पर। तो ऐसे में क्या कुछ सियासी मायने समझने की कोशिश की जाए? देखिए, शहर विधानसभा की बात करें तो शहर विधानसभा में मतदाता भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनका साख लगा हुआ है। माना जा रहा है अच्छे खासे मार्जिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीतेंगे। लेकिन कांटे की लड़ाई है पूरी तरीके से। मैं बता दूं 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, इस बार कांटे की लड़ाई है। हर एक सीट में सभी पार्टियां फूक फूक कर कदम रख रही हैं। जनता किसके पक्ष में मतदान कर रही है पूरी तरीके से संशय बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपने मतदान कर दिया? किस मुद्दे पर आपने मतदान? कौन से मुद्दे? सिर्फ हमको महंगाई का मुद्दा है और दुनिया में कोई मुद्दा नहीं। इसका कोई सरकार आज के टाइम की जो सरकार है वो नाम ही नहीं लेती। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जो इंसान अच्छा करता है उसको अपनी खूबी अपने से जताने की जरूरत नहीं है, लोग उसको अच्छा कहते हैं। आपके अंदर अच्छाई नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया में घूम रहे हो, बता रहे हो कि हाँ हम अच्छे हैं। अच्छे आदमी को कभी कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं कि हम अच्छे हैं। तो दुनिया आपको कहे कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, फिर आपको घबराने की क्या जरूरत? लोगों का साफ तौर पे कहना है इस बार जो लड़ाई है वो कांटे की है। इस बार विकास को लेके, महंगाई को लेके लोग वोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है इस 2022 के विधानसभा चुनाव में। जी चलिए गोविंद, आपसे वापस तमाम जानकारी और अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए तो गोरखपुर में इस समय सियासत चरम पर है। आज मतदान हो रहा है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मैदान में हैं।
तो गोरखपुर के साथ अन्य जिलों की बात कर ली जाए तो यहां पर भी आज मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। तो वहीं अभी कुछ देर पहले आपको हमने आंकड़े बताए थे कि कहां पर कितने फीसदी वोटिंग हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस चरण में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया समेत 10 जिलों की कुल 57 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। तो वहीं इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदस्य, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह बांसी से हैं। तो वहीं आपको बता दें बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इटवा से प्रत्याशी हैं। तो वहीं पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फजील नगर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तमकुही राज विधानसभा सीट से मैदान में हैं। कुशीनगर की तमकुही राज से अजय कुमार लल्लू मैदान में है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बगावती स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के बगावती स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार चुनावी मैदान में हैं और फजील नगर से हैं, लेकिन बीजेपी की टिकट पर नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर मैदान में हैं। तो वहीं आपको बता दें कि करीब 2.15 करोड़ यानी कि 2,15,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और साथ ही शाम 6 बजे तक वोटिंग लगातार जारी रहेगी। 66 महिलाएं समेत कुल 676 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं आपको बता दें राज्य पुलिस ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी है। 6वें चरण में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वाली क्षेत्र गोरखपुर सदर समेत 9 विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील माना गया है। आपको बता दें कि इसमें बांसी, इटवा, डुमरियागंज, बलिया सदर, फेफना, बैरिया, सिकंदरपुर और बांसडीह भी शामिल है। साथ मुद्दे पर और जिस तरीके से यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहा है और सीधे लिए चलते हैं आपको कुशीनगर, जहां से हमारा संवाददाता गोविंद पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गोविंद, जिस तरीके से बात की जाए तो कुशीनगर में 2 सीटें, अगर तमकुही राज की बात कर ली जाए या फजील नगर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर दोनों हॉट सीटें बनी हुई, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू हैं और दूसरी तरफ बगावती स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी से बगावती स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों की इज्जत जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो क्या कुछ समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि अभी परसों की बात कर लें तो फजील नगर में मारपीट हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, वो सुर्खियों में थी, और उसके बाद आज ये चुनाव। तो क्या कुछ वोट बैंक स्वामी प्रसाद मौर्य का बढ़ेगा या घटेगा? जी निश्चित ही ये दोनों सीट जो है कांटे की टक्कर है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट की बात करें फजील नगर विधानसभा की, तो यहाँ कांटे की टक्कर है। यहाँ जो है मतदाता असमंजस में है कि किसको जो है वोट करे, एकदम स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ झुकाव करे या यहाँ स्थानीय जो विधायक के लड़के हैं उनके तरफ। तो यहाँ वोटर जो है, अब वोटर अभी कुछ खुल के सामने नहीं आ रही है वोटरों की बात कि वो किसके पक्ष में जा रहा है। तो निश्चित ही यहाँ अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है लड़ाई में है और यहाँ काफी रोचक लड़ाई है। लेकिन अगर बात की जाए तो तमकुही राज विधानसभा सीट की, तो क्या कुछ समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू का वर्चस्व है वहां पर, लगातार 2 वार्ड से विधायक हैं, तो ऐसे में क्या कुछ समझने की कोशिश की जाए? क्या कांग्रेस कहीं पर अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही है? अगर तमकुही राज से उसकी शुरुआत की जाए तो मतलब किस तरीके से समझने की कोशिश की जाए तमकुही राज सीट को? क्या एक बार फिर से हैट्रिक लगा पाएंगे अजय कुमार लल्लू? जी निश्चित ही तमकुही राज विधानसभा जो है अजय लल्लू इस बार कांटे की टक्कर से चल रही है। और जो यहाँ प्रियंका गांधी की रैली हुई थी, प्रियंका गांधी की रैली के बाद कहीं न कहीं अजय लल्लू के वोटरों में जो है बढ़ोतरी हुई है। अजय लल्लू की लोकप्रियता बढ़ी है। तो कहीं न कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है कि अजय लल्लू बढ़त के तरफ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ कांटे की टक्कर भाजपा प्रत्याशी से है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बगावती होते नजर आए थे, लेकिन परसों जिस तरीके से उनके साथ घटना घटी है उसके बाद
उनके वोट बैंक पर किस तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के समर्थकों पर लगातार आरोप लगता हुआ नजर आया है, उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पर कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, उनकी गाड़ी को डैमेज किया है, तो क्या कुछ समझने की कोशिश की जाए? जो जिस तरह परसों स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला हुआ, जिस तरह की घटना हुई, निश्चित ही जो है सिंपैथी वोट उनके बढ़े हुए बढ़त दिखाई दे रहे हैं और इसका प्रभाव जो है कुशीनगर के सभी विधानसभाओं पे जो है देखने को मिल रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से कहीं न कहीं लोगों की इस समय सिंपैथी जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह जो है भाजपा के लोग आरोप लगा उन पे हमलावर हुए, हमला किया गया, गाड़ियों के साथ तोड़ की गई, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, तो कहीं न कहीं वोटरों के अंदर ये बात ये जा रही है जेहन में कि ये जो है गलत हुआ है और इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है और इसका असर जो है सातों विधानसभाओं में देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन गोविंद, जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो छवि है, जो यूपी की राजनीति में उनकी छवि है, क्योंकि जिस तरीके से जब उन्होंने बगावती तेवर दिखाए थे अपने बीजेपी के खिलाफ, या समझने की कोशिश की जाए तो बीजेपी से जब वो बागी हुए थे तब उनकी जो छवि थी, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य उन्हें मनाने में जुटे हुए थे, या जिस तरीके से बाकी बीजेपी के जो मंत्री थे, तमाम बड़े लेवल के नेता थे, वो मनाने में जुटे थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब होंगे? निश्चित ही जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो यहाँ पे जनसभा हुआ, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कद उन्होंने साफ तौर से बढ़ाया और साफ तौर से कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत हमारी जीत होगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी में आने से जो है हमारी पार्टी का कद भी बढ़ा है। अगर हम 5 साल पहले इनको लाने में सफल होते तो हमको 5 साल वनवास नहीं झेलना पड़ता। तो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का कद जो है समाजवादी पार्टी में बढ़ा हुआ है और इस कद को देखते हुए वोटर कहीं न कहीं उनसे प्रभावित है। लेकिन अगर समझने की कोशिश की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो छवि है वो एक दल बदल नेता के रूप में है, क्योंकि जिस तरीके से पहले वो सपा के साथ थे, उसके बाद बसपा के साथ आए और फिर बीजेपी के साथ, और अब फिर जब उन्हें जरूरत पड़ी कि उनके दरकिनार उन्हें बीजेपी से किया जा रहा है, तो एक बार फिर से वो बीजेपी का साथ छोड़ के वो समाजवादी पार्टी में आ गए। तो क्या इससे भी उनके वोट बैंक पर इस बार कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, निश्चित ही दल बदलने के चलते जो वोटर हैं वो असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि हम जो है क्या करें। तो निश्चित ही इसका प्रभाव जो है वोटरों पे पड़ता है, लेकिन वो अपने वोटरों को किस तरह समझा सके हैं और इसमें जो है कितना सफल होते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये वोटरों को किस तरह समझा लिए हैं। लेकिन अगर कुशीनगर की बाकी विधानसभा सीटों की बात की जाए तो क्या कुछ आखिर मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जिला जो है वो हम बॉर्डर से लगता हुआ जिला है, तो ऐसे में क्या कुछ मुद्दे हैं? क्या इस जिले में विकास जमीनी स्तर तक पहुंच पाया है कि लोग इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? नहीं, कुशीनगर में विकास की बात की जाए तो बीजेपी ने विकास की सड़कें बनवाई है, लेकिन यहाँ जो है मूल समस्या है गन्ना किसानों की। जो गन्ना किसान हैं उनकी समस्या जो है लगातार 2 सालों से बनी हुई है। 60% गन्ने जो है खेत में सूख जा रहे हैं और चीनी मिलें जो पहले से बंद पड़ी हैं, उसके तरफ सरकार का 5 साल तक ध्यान नहीं रहा। तो इन मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं वोटरों के मन में सरकार के प्रति एक अलग ही भावना जा रही है कि ये अगर कर दिया गया होता तो हम खुशहाल होते। लेकिन उनके जो किसान है, गन्ना किसान है, उनके गन्ने सूखने के बाद उनके जो है मरहम लगाने का काम जो है बीजेपी नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं इन किसानों में कसक देखने को मिल रहा है और ये इस चुनाव में मुद्दा बन के उभरा हुआ है। अगर कुशीनगर के बाकी सीटों की बात कर ली जाए तो मुकाबला कितना दिलचस्प है सपा और बीजेपी के बीच, समझना चाहेंगे आपसे गोविंद जी। जी, बाकी सीटों की बात की जाए तो कसिया में जो है सपा और भाजपा में मुकाबला है, तो वहीं बगल के सीट जो हाटा विधानसभा है वहां भी जो है रोचक लड़ाई है। यहाँ सपा और भाजपा के ही प्रत्याशियों के बीच है। तो
कांटे की टक्कर हर विधानसभा में। वहीं खड्डा विधानसभा की बात करें तो खड्डा विधानसभा में निर्दल प्रत्याशी का जो है, जो निर्दल प्रत्याशी है उनके प्रति लोगों का जो है काफी सिंपैथी है और लोग उनके तरफ जो है झुकते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गोविंद, आप तमाम अपडेट्स के लिए तमाम नजर बनाए रखिएगा। आपसे हम दोबारा अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी। तो जिस तरीके से आज तमाम पूर्वांचल में सियासी रण चल रहा है और सियासी रण के चलते तमाम दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो आज विधानसभा चुनाव चल रहा है और विधानसभा चुनाव अब 6वें चरण में चल रहा है। 6वें चरण के बाद अब 7वें चरण का मतदान जो है वो 7 मार्च को होगा। लेकिन अगर बात समझने की कोशिश की जाए तो आज का रण जिसमें पूर्वांचल का इम्तिहान है, तो इसमें आखिर कौन मैदान मारेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर यादव बेल्ट से लेकर और अब छठा चरण जो है वो पूर्वांचल में पहुंच चुका है। पूर्वांचल में जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर बाहुबलियों की दखल रहा है और जिस तरीके से इस बार समाजवादी पार्टी ने हर जगह अपना गठबंधन कर रखा था। अगर बात की जाए तो पहले चरण से लेकर तीसरे चरण में उन्हें जयंत चौधरी का साथ मिला, तो वहीं अगर बात कर ली जाए तो 6वें और 7वें चरण में सुभाषपा का उन्हें साथ मिल रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ नतीजे रहते हैं। 10 तारीख महज पास में ही है और 10 को आखिर कौन होली मनाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो पूर्वांचल में जिस तरीके से चुनावी घमासान चल रहा है देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से अगर बातों को समझने की कोशिश की जाए तो आज कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी है और सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर लगातार वोटिंग चल रही है। और सीधे लिए चलते हैं आपको अम्बेडकर नगर, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आनंद कुशवाहा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आनंद, अगर समझने की कोशिश की जाए तो कैसा क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है, किन मुद्दों पर जनता वोटिंग करती हुई नजर आ रही है? जी हाँ, आपको विशु जी बताना चाहूंगा जी, जनपद अंबेडकर नगर में सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा। अब तक सबसे ज्यादा मतदान 9% जो भी हुआ अब तक मतदान वो अंबेडकर नगर जनपद में हुआ है। यहाँ पे जो जनता अपने मतों का प्रयोग कर रही है वो विकास, शिक्षा और गड्ढा युक्त सड़कों को लेके विकास के लिए मतदान कर रही है। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा यह है कि छुट्टा मवेशी को जल्द से जल्द पकड़े जाए, जिसको लेके वो अपने मतों का प्रयोग कर रही हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो अंबेडकर नगर जिला जो है वो बॉर्डर से जुड़ा हुआ जिला है। ऐसे में क्या इस जिले को दरकिनार किया गया है विकास के नाम पे, या जो जमीनी हकीकत है, जो योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंची आखिर, तो क्या इन मुद्दों पर भी जनता इस बार वोट करती हुई नजर आ रही है? क्या जनता के वोटिंग के समय में ये भी दिमाग में आ रहा है कि हम उस सरकार को चुने जो हम तक सारी योजनाएं पहुंचाए, जो कागजों पे ना सही जमीनी हकीकत की बात करे? अनंत जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ की जनता है वो जमीनी हकीकत को लेके परख रही है। मतदान स्थल पे पोलिंग बूथ तक जाती है। अंदर जाने के बाद बटन दबाने से पूर्व वो एक बार सोचती है कि मैं अपना मत किसको दूं, कौन हमारे लिए विकास के लिए मत करेगा, किसको हम अपना मत दें। इन सब बातों को लेके जनता अपने मतों का प्रयोग कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जो है वो अब जागरूक हो गई है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। देर रात लोगों के द्वारा भी प्रलोभन दिए गए, लेकिन जनता उन सब प्रलोभनों से दूर रही और अपने मतों का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही बूथ पे पहुंच के अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर सीधी टक्कर आखिर किसके बीच में देखने को मिल रही है? अनंत जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे जनपद अंबेडकर नगर बसपा का गढ़ रहा है। इस कारण से अकबरपुर विधानसभा जो है सबसे बड़ी विधानसभा है। जनपद अंबेडकर नगर 5 विधानसभा है। हर एक विधानसभा पे किसी पे सपा है, किसी पे बसपा।
है, लेकिन अकबरपुर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां आज तक कभी भाजपा काबिज होने में सफल नहीं रही। वहीं आज विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने अपनी पूरी दमखम लगा दी है कि इस विधानसभा चुनाव को सदर सीट से हम जीतेंगे और अब की बार परचम लहराएंगे। लेकिन इस बार का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है। कहीं सपा है, कहीं बसपा है, कहीं भाजपा, तीनों लोग आमने सामने लड़ रहे हैं। लेकिन अगर समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर कैसे मुकाबले में देखने को मिल रही है, क्योंकि सपा, बीजेपी और बसपा की बात की जाए तो आपने जिस तरीके से बताया कि त्रिकोणीय श्रृंखला खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर समझने की कोशिश की जाए तो क्या कांग्रेस भी इस बार कहीं मैदान में दिखती नजर आ रही है? जी, आपको बताना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पूर्व में उनके जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा जो विकास की योजनाएं कराई गई है वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी होने के नाते वो क्षेत्र में विकास का कार्य कराएं, जिसके कारण अकबरपुर के बॉर्डर एरिया पर कांग्रेस के पक्ष में कुछ मत जा रहे हैं। 5 सीटें हैं अंबेडकर नगर में और 5 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है, तो ऐसे में जनता आखिर किन मुद्दों पर वोटिंग कर रही है? अनंत जी, आपको बताना चाहेंगे जो जनता है सबसे पहले विकास और रोजगार 2 मुद्दे सोच रही है। इन मुद्दों को हमें मिला है तो इन मुद्दों पे हम वोट कर रहे हैं। लेकिन वही महिलाओं का सोचना यह है कि किचन जो कि आज की तारीख में सबसे महंगी हो चुकी है, दाल खरीदने जाओ या सब्जी खरीदने जाओ, इन सब का रेट एकदम हाई हो गया है। बाजार में इन सब के रेट एकदम उछाल पे हैं, जिसको लेकर जनता ये सोच रही है कि अब की बार हम सरकार बनाएंगे तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे ऊपर जो महंगाई का बोझ डाला गया है वो बोझ हमारे ऊपर से हटा लिया जाए। लेकिन अगर किसानों का अनंत अगर कचहरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये बसपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर मौजूदा समय में बसपा के लालजी वर्मा विधायक हैं, तो इस बार इनकी राह कितनी आसान होती नजर आ रही है? जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि लालजी वर्मा बसपा से निष्कासित किए गए थे, तो वो इस वक्त सपा की साइकिल पर सवार हुए हैं, तो जिसके कारण से यहाँ भी मुकाबला सपा और बसपा का है। भाजपा यहाँ गठबंधन में है, लेकिन भाजपा यहाँ अभी जातिगत और दलितों के ओर से बाहर है। लेकिन अगर यहाँ पर निषाद पार्टी भी चुनावी मैदान में है अगर बात की जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से संजय निषाद इस बार दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, निषाद जो वोट बैंक है उस पर दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बार क्या ये निषाद पार्टी का खाता यहीं से खुलने वाला है क्या? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो निषाद है ये चाहते हैं कि हमारा नेता कैसा हो। वो गरीब है, दलित है, वो ये सोच रहे हैं कि हमको हमारे बीच का नेता चाहिए जो हमारे द्वार पे आ सके। हम और योगी आदित्यनाथ के संबंधों के बारे में और हमारे संगठन के प्रति हमारे समर्पण के बारे में और अनुशासन के बारे में पता नहीं था। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा ने 4 बार हमें चुनाव लड़ाया है और हमारी सीट काट के किसी को नहीं दिया है, हमसे एक बड़े व्यक्तित्व को दिया है। हमारा मुख्यमंत्री है वो। तो भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई निर्णय लेती है और कोई योजना बनाती है तो उसके पीछे अपने एक निहितार्थ होते हैं। पार्टी का ये मानना था कि योगी जी अगर गोरखपुर से लड़ेंगे तो पूर्वांचल की सीटों पर, गोरखपुर शहर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की सारी सीटों पर, देवरिया, महाराजगंज, इन सारी सीटों पर पार्टी को बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जिस पार्टी ने मुझे 20 साल तक विधायक बनाया है, वो पार्टी अगर आज मुझे कहेगी कि अब आप थोड़ा आराम करिए और हमें मुख्यमंत्री को यहाँ से भेजना है, और मैं पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता होने की बात 20 साल करता रहा हूँ, तो मुझे खुले दिल से और उल्लास के साथ इसे स्वीकार करना होगा। इसलिए जब पहली 15 तारीख को ये बात आई तो मैंने उसी समय बयान दे दिया था कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी के निर्णय का स्वागत करता हूं। जी सर, जब ये बात हो रही थी तो क्या आपसे इस पे आपका पक्ष जानना चाहे थे पार्टी के लोग? देखिए, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा की आंतरिक बातों को भाजपा के बीच में कहते हैं। अच्छी बातों को भी बाहर कहना और बुरी बातों को भी बाहर कहना, दोनों अनुशासनहीनता है। हमारी पार्टी से, हमारी योगी से, हमारे प्रिय कार्यकर्ताओं से हमारी क्या बातचीत हुई वो मैंने पार्टी के मंच पर कहा है, उसको आपके बीच में कहने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस करता। सर बस इतना, अब जनता ये जानना चाहती है कि इसके आगे आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं? क्या आप पार्टी में किसी दायित्व को स्वीकार करेंगे? क्या करेंगे आगे? देखिए, मैं तो हमेशा एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर था, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रहूँगा।
20 साल तक थोड़ी मेरी डॉक्टरी का काम कमज़ोर हो गया था। अब मैं नागरिकों की एक चिकित्सक के रूप में सेवा करूंगा और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के हित में जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, जो दायित्व देगी, जो आदेश देगी, उसका अनुपालन करूंगा। लेकिन मुझे संतोष के साथ अब योगी जी यहाँ के विधायक बनने वाले हैं, उनके साथ चल कर के अपने नागरिकों की सेवा करना है। तो छठवें चरण का मतदान लगातार जारी है और सीधे ले चलते हैं आपको अम्बेडकर नगर। अनंत कुशवाहा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनंत, अगर समझने की कोशिश की जाए तो आपको बता दें कि टांडा विधानसभा सीट जो है वो कपड़ा बुनने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या कुछ सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजू देवी ने जीत दर्ज की थी। अनंत, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो आज पूर्वांचल का रण पूरी तरीके से चल रहा है और आखिर जनता जो है उसने मन में आखिर क्या ठान रखा है ये भी 10 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन आखिर समझने की अगर कोशिश की जाए तो यहाँ पर पूर्वांचल के रण में कई मंत्री हैं, उनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर सदर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। सर, इस बार पार्टी को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि इस बार काफी इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी, मतलब ऐसे पार्टी का भी इधर उधर हुआ है इस बार। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री जी के योजनाओं के वजह नीतिगत और जिस तरह पूर्वांचल को मोदी जी और योगी जी ने बदलने का प्रयास किया है, बड़ी परियोजना। कभी जो हम नहीं समझते कि दिल्ली के बाद एम्स गोरखपुर में हो जाएगा, फर्टिलाइजर प्लांट चालू हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में खुल जाएगा, जो बड़ी परियोजनाएं आई हैं, लोगों ने मन बनाया कि अगले 5 साल में इसी तरह से और गति से, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करता हूं और मानता हूं कि अब कोरोना नहीं रहेगा, तो जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो पूर्वांचल में इसी तरह दिखते रहेंगे। सर, आखिरी सवाल, सर, कितने सीटें उम्मीद है पूरे इसमें? पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और नेतृत्व कह रहा है 300 से ऊपर, तो तो पूर्वांचल का रण आज पूरी तरीके से चल रहा है। आपको बता दें 57 विधानसभा सीटें, 10 जिलों में लगातार मतदान जारी है। अम्बेडकर नगर लिए चलते हैं। अनंत कुशवाहा एक बार फिर से हमारे साथ जुट चुके हैं। अनंत, अगर समझने की कोशिश की जाए तो टांडा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और अगर यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर कपड़े का व्यापार ज़्यादा होता है, कपड़ा बुनने का व्यापार ज़्यादा होता है। तो इस बार किसके कपड़े बिने जा सकते हैं? क्योंकि अगर समझने की कोशिश की जाए तो बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी की ही लगातार यहाँ पर सीट निकलती हुई आ रही है। क्या एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पर परचम लहराने में कामयाब होगी? जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि टांडा जो है वो बुनकर नगरीय क्षेत्र है। इस स्थान पे भाजपा हर वक्त काबिज रही है, लेकिन इस बार कुछ यहाँ बदलाव आएगा। पहले सपा रही है, फिर पहले बसपा, फिर सपा, अब भाजपा, फिर यहाँ जनता परिवर्तन चाह रही है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे थे, अकबरपुर जो है वो सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने धर्मराज निषाद को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में उतारा है और अगर बात की जाए तो निषाद की यहाँ पर अच्छी खासी वोट बैंक है। तो कितनी राह उनकी आसान होती नजर आ रही है? क्या निषाद पार्टी का खाता यहीं से खुलता हुआ नजर आ रहा है? अनंत, चाहेंगे कि धर्मराज निषाद जो अकबरपुर सदर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, कहीं ना कहीं जो निषाद है वो इनके पक्ष में जाने की कोशिश पूर्ण रूप से कर रहा है, लेकिन जनता
जो है वो ये उनका कहना ये है कि जो हमारे धर्मराज निषाद रहे पूर्व में ये बॉर्डर की कटहरी शाहगंज जैसे क्षेत्रों बॉर्डर के क्षेत्रों में ये चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार भाजपा ने इनको हमारे ऊपर बैठा दिया है। लेकिन हम धर्मराज निषाद को तो नहीं, लेकिन हमारा जो वोट है वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। तो जनता सीधे तौर पर बीजेपी के देख रही है कि बीजेपी उनका विकास करेगी, निषाद पार्टी को नहीं देखती हुई नजर आ रही है क्या? जैसा कि बीजेपी जो है यहाँ के पूर्व में कई प्रत्याशी रहे हैं जो कि चुनाव मैदान में उतरे और उतरने के बाद जन क्षेत्र में गई टिकट के लिए काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए धर्मराज निषाद जो है वो कटेरी पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं, जिसको धर्मराज निषाद के ऊपर चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे हम। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज पूर्वांचल की सियासत गरमाई हुई है। 10 जिलों में 57 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। 6वां चरण है और 7 तारीख को 7वें चरण का मतदान होना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कई मंत्रियों की साख-दांव पर लगी है, चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें या हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें। तो लगातार 6वें चरण का मतदान लगातार जारी है। आपको अभी हम कुछ देर पहले आंकड़े बता रहे थे कि आखिर कौन सी सीट पर कितना मतदान हो चुका है। 10 जिलों की कुल 57 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। कई मंत्री हैं जिनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बांसी से प्रत्याशी हैं, तो वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इटवा से हैं। पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फजल नगर से हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तमकुही राज से, कुशीनगर के तमकुही राज से विधानसभा के प्रत्याशी हैं। तो वहीं 2 करोड़ 15 लाख मतदाता आज मतदान करेंगे और 57 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। तो वहीं 2017 में पिछले विधानसभा चुनाव में 6ठे चरण में इन 57 सीटों में से 46 सीटों पर बीजेपी की 2 सीटें और उसके सहयोगी दलों में जिसमें अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा ने जीती थी। हालांकि सुभाषपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। और 6ठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर जिले की बांसी सीट से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर हैं, फिर अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। और जबकि इस जिले के इटवा सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सपा उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे का मुकाबला राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार सतीश चंद्र द्विवेदी से है। कुशीनगर जिले के पटरौना विधानसभा सीट से पिछली बार बीजेपी ने और आरपीएन सिंह ये वोट डालने पहुंचे हैं। मतदान करते हुए आरपीएन सिंह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पूर्वांचल में आखिर कौन दम दिखाएगा, ये 10 तारीख को साफ हो जाएगा। तो देवरिया से हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। देवरिया लिए चलते हैं आपको सीधे। विशाल, अगर समझने की कोशिश की जाए कि देवरिया जिले को किस तरीके से समझा जाए, यहाँ पर आखिर सीधा मुकाबला किन पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्या प्रत्याशी, कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो सीधे तौर पर आमने सामने हैं? जी मैं बता दूं कि देवरिया में देखा जाए पूर्वांचल का जो गढ़ है ये पहले समाजवादी का कर रहा था, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना 6 सीट जीतकर अपना परचम लहराया था 17 के चुनाव में। लेकिन इस बार देखा जा रहा है काफी करीबी मुकाबला 7 सीट पर इस समय चल रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। जबकि एक सीट रुद्रपुर का जो है वहां पर कांग्रेस काफी दमदारी से चुनाव लड़ रही है और वहां त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी। लेकिन विधानसभा, अगर देवरिया की बात कर ली जाए, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर लगभग 7 सीटें हैं और अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सभी में मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। देवरिया सदर सीट की जो हम बात करते हैं, सदर सीट पे इतना रोचक मुकाबला हो गया है कि इस सीट पर
सलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से और अजय कुमार सिंह और पिंटू समाजवादी पार्टी से काफी कांटे की टक्कर में ये सीट फंसा हुआ है। यहाँ का जो भी निर्णय आएगा इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी और मतदाता खामोश है और दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कल रात तक कैंपेनिंग हुई है और आज चुनाव में अभी बूथों पे हम देख रहे हैं लाइन लगी हुई है और सुबह तो जो मतदान प्रतिशत कम था अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। देवरिया का मतदान प्रतिशत अभी तक 9.5% के लगभग पहुंच चुका है और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है प्रियवर कि ये आने वाले समय में मतदान प्रतिशत अगले साल से ज्यादा होगा। जो 17 चुनाव हुआ था उससे काफी आगे होने की उम्मीद है। इसके लिए प्रशासन ने काफी जागरूकता रैली निकाल चुकी है, लेकिन अभी यह मतदान प्रतिशत वैसे ही चल रहा है जैसे अगले साल का जो 17 विधानसभा चुनाव था इसी स्पीड से चला था और जाते जाते परिणाम। लेकिन विशाल अगर समझने की कोशिश की जाए तो फतेहदेवा जो सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है, सूर्य प्रताप शाही यहाँ से मैदान में है, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें उनकी आसान होती नजर आ रही, क्योंकि मंत्री रहे हैं भाई योगी सरकार में तो विकास तो किया ही होगा और अगर विकास किया होगा तो बखूबी राह आसान होती नजर आ रही होगी। जी बिल्कुल, देवरिया का फतेहदेवा सीट जहाँ पे पूर्व कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और समाजवादी पार्टी में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे होमगार्ड मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी दोनों पुराने दिग्गज हैं। दोनों की कांटे की लड़ाई होती है पूर्वांचल में और बसपा से परवेज आलम भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं विशाल। जी बता रहे जी थमा रहे हैं वहाँ पे ये दोनों दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर पूर्व मंत्री शाकिर अली के बेटे परवेज भी मैदान में है। तो त्रिकोणीय मामला बनने की स्थिति है जो कि बसपा सपा और भाजपा की, लेकिन बसपा के साथ वह स्थिति वो नहीं बना पाए हैं परवेज, जो कि लोगों को उम्मीद थी शुरू में उनके साथ जो जुलूस आया भीड़ आया वह काफी कम हुआ और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वहाँ आमने सामने है और पीछे से वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी भी अपना कुछ रंग खिलाने के लिए परवेज के साथ लगी हुई है। लेकिन समय बताएगा 10 तारीख का कि जनता किधर, मतदाता जो है वो किधर अपना रुख कर रहे हैं। लेकिन सूर्य शाही जो है वो विकास के नाम पे जनता से वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, योगी के नाम पे मांग रहे हैं, तो उनके साथ भी जनता का उल्लास है और यहाँ पे 2 मंत्रियों की जो है किस्मत दाव पर है, प्रतिष्ठा दाव पे लग गई है। रुद्रपुर में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद जो कि कांग्रेस की लड़ाई में फंसे हुए हैं और उधर समाजवादी पार्टी की लड़ाई जो है वह वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सूर्य प्रताप शाही के साथ लगी हुई है। लेकिन हम बता दें कि देवरिया में जो भी होगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगले बार भाजपा 7 में से 6 सीटें जीत कर गई थी। इस बार जरूर कुछ नुकसान होगा लेकिन पोजीशन अच्छी मानी जा रही है। लेकिन अगर समझने की कोशिश की जाए तो परवेज आलम सपा छोड़ के बसपा में आए हैं, तो क्या ऐसे में उनके साथ दल बदल की राजनीति को लेकर वोट बैंक की हानि हो सकती है? क्या उनके पिताजी ने जो अपना वर्चस्व बनाया था वो बिगाड़ने में उनका कहीं ना कहीं हाथ सामने आता है क्या परवेज आलम का? जी बिल्कुल प्रियव्रत, हम बता दें कि उनके पिता परवेज के पिता शाकिर अली जो पूर्व मंत्री थे उनकी एक बहुत अच्छी पैठ फतेहदेवा में थी और उन्होंने उनके साथ काफी जनता थी और उनको जब टिकट नहीं मिला समाजवादी पार्टी से तो बागी होकर के बहुजन समाज पार्टी से मैदान में कूद गए हैं और उस सीट पर एक विशेष समुदाय का अच्छा खासा वोट है और बहुजन समाज पार्टी का भी वोट अच्छा है। इस स्थिति में समाजवादी पार्टी कुछ समर्थक उनके साथ है। इस स्थिति में वो जरूर समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसका लाभ निश्चित तौर से वहाँ बीजेपी के सूर्य प्रताप शाही को मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल विशाल, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम चुनावी अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। तो इस तरीके से बात की जाए तो आज पूर्वांचल का रण पूरी तरीके से चल रहा है और पूरी तरीके से सियासत गरमाई है और सियासत भी आखिर गरमाई क्यों ना हो, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की सदर विधानसभा सीट पर लगातार मतदान जारी है और साथ ही 57 और विधानसभा सीटें हैं 10 जिलों की, जहां पर आपको बता दें कि लगातार मतदान जारी है। तो ऐसे में तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।